Dear students, welcome to the video lecture of Business Taxation. Today, we will discuss the unit number 7, which is about the recovery of tax, appeal filing and penalties under the Income Tax Ordinance 2001. Unit Overview. In this unit, we will discuss the procedure for recovery of tax from a person who does not fulfill his or her tax liability as per time or within the due time, and we will discuss the various steps that the FBR can take to recover tax from that person. तो रिकवरी ऑफ टैक्स में हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार पढ़ेंगे जिसके तहत एक पर्सन जो अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स अदा नहीं करता तो कैसे उस पर्सन से टैक्स रिकवर किया जाएगा. सेकेंडली, इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनल्टीज़. पेनल्टीज़ का मतलब कि अगर आप इनकम टैक्स 2001 के तय करदा तरीक़ाकार और तय करदा सिस्टम के मुताबिक टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करते या इसकी बाकी प्रोविजंस पे अमल नहीं करते तो क्या पेनल्टीज़ या क्या फाइनेंशियल पनिशमेंट आपको हो सकती है. एंड थर्डली, वी विल डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अपील फाइलिंग, यानी अगर आप FBR के तय करदा टैक्स और FBR की तरफ से भेजे गए नोटिस से मुतमिन नहीं हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपील फाइल कर सकते हैं. तो टैक्स लॉ के मुताबिक यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक अपील फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है उसको भी हम इस यूनिट में तफसील से पढ़ेंगे. रिकवरी ऑफ टैक्स. तो सबसे पहले हम रिकवरी ऑफ टैक्स पे बात करते हैं. रिकवरी ऑफ टैक्स का जो फर्स्ट वे है रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर. If the amount of tax due is not paid within the time specified therein or within the further time, if any, allowed by the Commissioner, the Commissioner may proceed to recover from the taxpayer the said amount by one or more of the following modes. यानी एक पर्सन जो उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स है वो विद इन गिवन टाइम या विद इन एक्सटेंडेड टाइम पे नहीं करता तो उस सूरत में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास पावर है कि वो उस पर्सन से टैक्स रिकवर करने के लिए किसी भी तरीक़ाकार के मुताबिक प्रोसीड कर सकता है. और ये तरीक़ाकार नंबर 1, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर, यानी टैक्स पेयर की कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो अटैच कर सकता है, कब्जे में लेके उसे सेल करके उसमें से टैक्स रिकवर कर सकता है. नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर. या सेकंड ऑप्शन ये है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचने के बजाय कोई अपॉइंट कर देता है रिसीवर ताकि उस प्रॉपर्टी से जितने बेनिफिट्स आ रहे हैं उनमें से टैक्स रिकवर किया जाए. एंड नंबर 3, अरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months. तो उसके पास ये भी इख्तियार है कि उस टैक्स पेयर को अरेस्ट करे और उसे प्रिजन में डिटेन किया जाएगा जो मैक्सिमम पीरियड इसका हो सकता है 6 महीने. नंबर 2 वे आउट जो अवेलेबल है रिकवरी ऑफ टैक्स का वो है रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू. सेक्शन 138A इसके मुतल्लिक़ गाइडेंस देता है द कमिश्नर में फॉरवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द टैक्स पेयर रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और इन विच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द टैक्स पेयर इज सिचुएटेड a certificate specifying the amount of any tax due from the taxpayer, and on receipt of such certificate the district officer revenue shall proceed to recover from the taxpayer the amount so specified as it were an arrear of land revenue. तो रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू में बात ये की जा रही है कि अगर आपने FBR को टैक्स जमा नहीं करवाया जो आपके ज़िम्मे बनता है तो जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है वो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को एक सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करेगा और इस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपके ज़िम्मे कितना वाजिबुल अदा टैक्स है जो आप इस पर्सन की प्रॉपर्टी बेच के या किसी भी और तरीके से रिकवर करके FBR को जमा करवाएं. रिकवरी ऑफ टैक्स इन केस ऑफ स्टेट इन बैंक्रप्सी. सेक्शन 138B इसके मतलब डील करता है इफ़ ए टैक्स पेयर इज डिक्लेयर बैंक्रप्ट द टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल पास ऑन टू द स्टेट इन बैंक्रप्सी. अगर एक टैक्स पेयर बैंक्रप्ट डिक्लेयर हो जाए, कोर्ट से डिक्लेरेशन आ जाए बैंक्रप्सी का, तो उस सूरत में जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो जो स्टेट इन बैंक्रप्सी है यानी उसके पीछे जो रहने वाली जायदाद होती है उसके ज़िम्मे चली जाती है. इफ़ टैक्स लायबिलिटी इज़ इनकर्ड बाय एन स्टेट इन बैंक्रप्सी द टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी ए करंट एक्सपेंडिचर इन द ऑपरेशंस ऑफ द स्टेट्स इन बैंक्रप्सी एंड शैल बी पेड बिफोर द क्लेम्स प्रेफर्ड बाय अदर क्रेडिटर्स आर सेटल्ड. तो जब एक पर्सन, एक कंपनी, एक बिज़नेस बैंक्रप्ट हो जाए उस सूरत में जो उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स है
उसकी अदायगी का तरीकाकार ये होगा कि उस टैक्स को ऑपरेशनल एक्सपेंड या करंट एक्सपेंडिचर समझा जाएगा, और जो पर्सन बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स को मैनेज कर रहा है, इससे पहले कि वो उस बिज़नेस के सारे एसेट्स बेचे और क्रेडिटर्स को पे करे, इससे भी पहले उसने ये अमाउंट ऑफ टैक्स FBR को पे करनी है। नंबर 4, कलेक्शन ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। सेक्शन 139 इसके मुतल्लक हमें बताता है, वेयर एनी tax payable by a private company, including a private company that has been wound up or gone into liquidation, in respect of any tax year, cannot be recovered from the company। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप फर्म है, और या तो वो वाइंडिंग अप की स्टेज में चले गए हैं या लिक्विडेशन की स्टेज में चले गए हैं, यानी आप मजीद अपने बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहे, तो उस सूरत में टैक्स कैसे रिकवर किया जाएगा? Every person who was at any time in that tax year a director of the company other than an employed director, or b a shareholder in the company owing not less than 10% of the paid up capital of the company। तो ये दोनों तरह के जो पर्सन होते हैं, यानी या डायरेक्टर या शेयर होल्डर जिनके 10% से ज़्यादा के शेयर हैं, shall be jointly and severally liable for the payment of the tax due by the company। तो उनसे ये टैक्स रिकवर किया जाएगा। Any director who pays tax shall be entitled to recover the tax paid from the company or a share of the tax from any other director। कोई भी डायरेक्टर जो इस तरह टैक्स पे करेगा, उसे ये राइट होगा कि वो बाकी डायरेक्टर से या कंपनी से जो उसने अपने हिस्से से ज़्यादा का टैक्स पे किया है वो रिकवर कर सके। रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन्स होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ ए टैक्स पेयर। सेक्शन 140 हमें बताता है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग एनी टैक्स ड्यू बाय ए टैक्स पेयर, the commissioner may by notice in writing require any person, number 1, owing or who may owe money to the taxpayer, or holding or who may hold money for on account of the taxpayer, number 3, holding or who may hold money on account of some other person for payment to the taxpayer, or number 4, having authority of some other person to pay money to the taxpayer to pay to the commissioner so much amount of the money as set out in the notice by the date set out in the notice। तो बात यह की जा रही है कि बाद दफ़ा एक टैक्स पेयर जो होता है, जिसने टैक्स अपने ज़िम्मे अभी तक पे नहीं किया होता, लेकिन उसके पैसे किसी थर्ड पार्टी के पास पड़े हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे किसी बैंक में उसका अकाउंट हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके पास पैसे उसके हो सकते हैं, तो उस सूरत में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास पावर है कि वो नोटिस देता है उस बैंक को या उस पर्सन को, और उसे कहता है कि ये जो पर्सन है जिसके पैसे आपके पास पड़े हैं, अकाउंट में पड़े हैं, या आपने उस पर्सन को पे करने हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए टैक्स है जो इस पर्सन ने अभी तक पे नहीं किया, और लॉ के तहत इसके पैसों में से ये टैक्स डिडक्ट करके आप हमें पे कर दें, और उस सूरत में इस पर्सन की टैक्स लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास पावर है जिसे वो एक्सरसाइज कर सकता है उन लोगों के लिए जो अपना टैक्स वक्त पे अदा नहीं करते। लिक्विडेटर्स, सेक्शन 141 उसके मतलब डील करता है, एवरी पर्सन हेयर इन रेफर टू एज द लिक्विडेटर हु इज़ ए लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी, ए रिसीवर अपॉइंटेड बाय ए कोर्ट और अपॉइंटेड आउट ऑफ कोर्ट, नंबर 3 ए ट्रस्टी फॉर बैंकक्रप्ट, नंबर 4 ए मॉर्टगेज इन पोजेशन shall within 14 days of being appointed or taking possession of an asset in Pakistan, whichever occurs first, give written notice thereof to the commissioner। तो लिक्विडेटर्स अपॉइंट होते हैं जब एक कंपनी लिक्विडेट होने की पोजीशन में पहुंच जाए, यानी वो बैंकरप्ट हो जाए, उसकी लाइबिलिटीज़ उसकी एसेट से बढ़ जाएं, तो उस सूरत में कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, या पार्टीज़ खुद भी लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती हैं, या ट्रस्टी हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला हो सकता है मॉर्टगेज की सिचुएशन में। तो उस सूरत में जब भी वो लिक्विडेटर अपॉइंट हो, उसने अपने अपॉइंट होने के 14 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को नोटिस देना है कि इस कंपनी का मैं लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया हूँ, मैंने इसकी एसेट्स को बेच के इसकी लाइबिलिटी सेटल करनी है, और अगर इसके ज़िम्मे कोई वाजिब अदा टैक्स है तो वो मुझे बताएं। द कमिश्नर शेल within 3 months notify the liquidator in writing of the amount which appears to be commissioner to be sufficient to provide for any tax which is or will become payable by the person whose assets are in the possession of the liquidator। तो कमिश्नर 3 महीने के अंदर अंदर लिक्विडेटर को इन राइटिंग बताएगा कि इस पर्सन के ज़िम्मे ये वाजिबुल अदा टैक्स है, तो आप इसके एसेट्स बेच के सबसे पहले इसके ज़िम्मे जो टैक्स ड्यू है वो हमें पे कर दें, और उसके बाद किसी और पर्सन को आप पेमेंट करें। रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यू बाय नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, सेक्शन 142
अगर एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है यानी पार्टनरशिप फर्म है और उसका एक मेंबर नॉन रेजिडेंट है तो उससे टैक्स कैसे रिकवर किया जाएगा? द टैक्स ड्यू बाय ए नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंबर्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द एसोसिएशन shall be accessible in the name of association or any other resident member of the association and may be recovered out of the assets of the association or from the resident members personally. तो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका एक या दो मेंबर अगर नॉन रेजिडेंट हैं, वो मुल्क से बाहर रहते हैं, तो उस सूरत में अब टैक्स कैसे रिकवर होगा उस पर्सन से? उसमें लॉ गाइड हमें ये करता है कि उस सूरत में जो उस एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के एसेट्स हैं उनमें से वो टैक्स रिकवर किया जाएगा या उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप फर्म के जो रेजिडेंट मेंबर हैं, जो रेजिडेंट पार्टनर हैं, उनसे पर्सनली वो टैक्स रिकवर किया जाएगा। नंबर 9, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और चार्टर। अगर एक शिप है जो पाकिस्तान में आया है तो उसका जो नॉन रेजिडेंट ओनर या चार्टर है उससे टैक्स कैसे रिकवर करेंगे? द मास्टर ऑफ ए शिप शैल बी लायबल फॉर द टैक्स नोटिफाइड एंड द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू सच टैक्स एज इफ इट वर टैक्स ड्यू अंडर एन असेसमेंट ऑर्डर। तो जो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर हैं या जो चार्टर हैं उनसे रिकवरी ऑफ टैक्स के लिए जो एक्चुअल लाइबिलिटी बनेगी वो मास्टर ऑफ शिप की होगी और मास्टर ऑफ शिप जो है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। नंबर 10, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर और चार्टर। सेक्शन 144 इससे डील करता है और इसमें बताया गया है द नॉन रेजिडेंट पर्सन शैल बी लायबल टू पे द टैक्स नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस and the provision of this ordinance shall apply to such tax as if it were tax due under an assessment order। तो जो नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर है या चार्टर है उससे रिकवरी ऑफ टैक्स के लिए कहा जाएगा और FBR का जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है वो रिटन नोटिस भेजेगा कि आपने ये टैक्स इस टाइम के अंदर पे करना है। असेसमेंट ऑफ पर्सनस अबाउट टू लीव पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे होते हैं उनसे रिकवरी ऑफ टैक्स हम कैसे करेंगे? सेक्शन 145 इसके मतलब डील करता है वेयर एनी पर्सन इज लाइकली टू लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ए टैक्स ईयर और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू पाकिस्तान। अगर कोई बंदा इस तरह पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहा है कि वो दोबारा उसका इरादा नहीं है वापस आने का, ही शैल गिव टू द कमिश्नर ए नोटिस टू दैट इफेक्ट नॉट लेस देन 15 days बिफोर द डेट ऑफ हिज डिपार्चर। तो वो अपने जाने से 15 दिन पहले अपने जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसे नोटिस देगा कि मैं पाकिस्तान से परमानेंटली जाना चाह रहा हूँ। द नोटिस shall be accompanied by a return or returns of taxable income in respect of the period commencing from the end of the latest tax year for which an assessment has been made। तो उस नोटिस के साथ वो अपनी रिटर्न्स जमा कराएगा 1 साल की या 2 साल की और उसमें बताएगा कि पिछले जो लेटेस्ट टैक्स ईयर है उसके मुताबिक मेरी असेसमेंट क्या थी, मेरी इनकम क्या थी और अब मौजूदा टैक्स ईयर के मुताबिक मेरी इनकम क्या बनती है और उस पर मेरा कितना टैक्स बनता है। The commissioner may serve a notice on any person who, in his opinions, is likely to leave Pakistan during the current tax year or shortly after its expiry and has no intention of returning to Pakistan। बाद दफ़ा कमिश्नर को भी ये खुद से इल्म हो सकता है कि ये पर्सन परमानेंटली पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, तो उस सूरत में वो उसे नोटिस भिजवा सकता है और उसे कह सकता है कि आप अपने ज़िम्मे का जो टैक्स है वो पे करें and it also required to furnish within such time as may be specified in the notice a return or returns of income for the tax year and pay the tax accordingly। तो उसे ये भी कहा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर पीरियड ईयर है इसके लिए अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाए और इसके जिम्मे जो वाजिबुल अदा टैक्स है वो पे करे। रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सनस असेस्ड इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 146 इसके मतलब हमें बताता है वेयर एनी पर्सन असेस्ड to tax for any tax year under the law relating to income tax in the Azad Jammu and Kashmir has failed to pay the tax and the income tax authorities of the Azad Jammu and Kashmir cannot recover the tax because number 1, the person's residence is in Pakistan or the person has no movable or immovable property in the Azad Jammu and Kashmir। यानी एक ऐसी सिचुएशन है कि एक पर्सन जिसने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इनकम टैक्स लॉ के तहत वहाँ पर टैक्स देना था और उसने पे नहीं किया और जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वो इस पर्सन से टैक्स रिकवर नहीं कर सकते, जिसकी वजूहात 2 हो सकती हैं, यानी या तो उस पर्सन की रेजिडेंसी पाकिस्तान में हो या उस पर्सन की कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में ना हो। वेल इन दैट केस द डिप्टी कमिश्नर इन द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में फॉरवर्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी टू द कमिश्नर एंड ऑन रिसीप्ट ऑफ सच सर्टिफिकेट the commissioner shall recover the tax referred to in the certificate in accordance with this part। तो उस सूरत में जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो कमिश्नर है वो एक सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कर सकता है कमिश्नर को और उस पर लिखा होगा कि इस पर्सन की
हमारे मुताबिक टैक्स लायबिलिटी ये बनती है और इस पर्सन की रेजिडेंस पाकिस्तान में है या इसकी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सिचुएशन है, तो इससे ये टैक्स हमें रिकवर करके दें। रिकवरी ऑफ टैक्स के हवाले से अब हम बात करेंगे कि इनिशिएशन वैलिडिटी ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 146A हमें बताता है कि रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी और ये वैलिड किस तरह हो सकती हैं। नंबर 1, एनी प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ टैक्स अंडर दिस पार्ट मे बी इनिशिएटेड एट एनी टाइम। तो इस हवाले से गाइडेंस ये दी गई है कि किसी पर्सन से भी टैक्स रिकवर करना हो तो इसकी प्रोसीडिंग्स किसी वक्त भी शुरू की जा सकती हैं, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। नंबर 2, it shall not be open to a taxpayer to question before the district officer revenue the validity or correctness of any certificate issued under section 138A or any such certificate as amended or any fresh certificate। तो इस सूरत में बताया गया है कि ये किसी भी टैक्सपेयर के लिए ये नहीं होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की तरफ से जारी किया गया टैक्स सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो कि आपके ज़िम्मे ये लायबिलिटी है उसको चैलेंज कर सके या उसको क्वेश्चन कर सके। नंबर 3, the several mode of recovery shall be deemed to be neither mutually exclusive nor effect in any other law for the time being in force relating to the recovery of debts due to the government, and the commissioner may have recourse to any such mode of recovery notwithstanding that the tax due is being recovered from a taxpayer by any other mode। तो इसमें बात की जा रही है कि ये जो पीछे सारे हमने रिकवरी ऑफ टैक्स के तरीकाकार पढ़े, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास पावर है कि उनमें से जिस मोड को जिस तरीकाकार को वो बेहतर समझता है उस तरीकाकार के मुताबिक उस पर्सन से टैक्स रिकवर करे, और जो भी मुल्की कवानीन हैं उनको सामने रखते हुए ये बात फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी कि उस पर्सन से टैक्स किसी भी तरीकाकार के मुताबिक इकट्ठा किया जाए। टैक्स अरियर्स सेटलमेंट इंसेंटिव स्कीम सेक्शन 146B, subject to the provisions of this ordinance, the board may make scheme in respect of recovery of tax arrears or withholding taxes and waiver of default surcharge or penalty levied thereon। तो बात ये की जा रही है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके ज़िम्मे पिछले 2-3 सालों से वाजिबुल अदा कोई टैक्स होता है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है कि उसके हवाले से कोई स्कीम डेवलप कर सकता है, कोई इंसेंटिव स्कीम दे सकता है कि पिछले 3 सालों का जो टैक्स है आप बेशक सारा ना दें, आप सिर्फ उसका 40% दे दें, आप उसका 50% दे दें, और हम आपका डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या जो पेनल्टी है उस पर वो वेव ऑफ करने को तैयार हैं। नंबर 2, द बोर्ड में मेक रूल्स अंडर सेक्शन 237 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच स्कीम। ऐसी किसी भी स्कीम की FBR को फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए और सेक्शन 237 के मुताबिक इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है। अब हम बात करते हैं अपील्स पे। सेक्शन 127, 128 और 129 डील्स करते हैं। अपील्स का मतलब है कि अगर आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के भेजे गए नोटिस से मुतमिन नहीं हैं, अगर उसने कहा है कि आपके ज़िम्मे ये वाजिबुल अदा टैक्स है और आप कहते हैं कि नहीं मेरा ये टैक्स नहीं बनता, या कोई भी और आपका और FBR का झगड़ा है किसी भी पॉइंट पे इनकम टैक्स के हवाले से, तो आप अपील कर सकते हैं, अपील टू दी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन उससे पहले लॉ में ये स्पेसिफाई किया गया है कि अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से हैं, किन बातों के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है अपीलेबल ऑर्डर्स and in this connection appeals can arise with number 1, a best judgment assessment, ex parte assessment based on any available information or material to the best of taxation officer commissioner judgment। तो जैसे कि हम इससे पहले यूनिट्स में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के मतलब पढ़ चुके हैं कि अगर आप अपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते तो फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या टैक्स ऑफिसर्स के पास पावर है कि उसके पास जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो आपकी असेसमेंट करे, जिसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं, और उसके मुताबिक आपको नोटिस भिजवाए कि आप ये टैक्स पे करें। तो आप उसकी ये की गई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नंबर 2, एंड अमेंडमेंट मेड टू द टैक्स पेयर सेल्फ असेसमेंट और ए फर्दर अमेंडमेंट मेड टू एन ऑलरेडी अमेंडेड असेसमेंट वेयर द कमिश्नर कंसिडर्स दैट सच असेसमेंट इज एरनस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अमेंडेड असेसमेंट जो एक टैक्स पेयर की करता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, मिसाल के तौर पे आपने इस साल बताया कि आपकी 25 लाख इनकम है और उस पर सपोज 1 लाख टैक्स बनता है, तो बाद में कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपकी की गई इस असेसमेंट को अमेंड करे और आपको कहे कि नहीं आपकी इनकम 40 लाख बनती है और उस पर टैक्स बनता है सपोज 2 लाख, तो उस सूरत में आप कोर्ट में जा सकते हैं। नंबर 3, एन अमेंडमेंट मेड टू द टैक्स पेयर सेल्फ असेसमेंट और ए फर्दर अमेंडमेंट रिलेटिंग टू एन ऑलरेडी अमेंडेड असेसमेंट वेयर द कमिश्नर बेस्ड ऑन definite information acquired from an audit or otherwise is satisfied that any income chargeable to tax has escaped assessment, total income has been underassessed, assessed at low rate, subject to excessive relief or subjective to excessive refund,
एंड अमाउंट रिलेटिंग टू ए हेड ऑफ इनकम हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एन अमाउंट अंडर अनदर हेड ऑफ इनकम। तो ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं उस सिनेरियो में कि जब एक टैक्स पेयर का ऑडिट हो और उस ऑडिट के नतीजे में हमें पता चले कि इस पर्सन ने अपनी इनकम छुपाई है या कम बताई है या लो रेट पर टैक्स की है या उसने टैक्स रिबेट ज़्यादा क्लेम की है, टैक्स क्रेडिट ज़्यादा क्लेम किए हैं या रिफ़ंड ज़्यादा क्लेम किए हैं, या उसने हेड्स ऑफ इनकम के तहत जो आने वाली इनकम है वो डिफरेंट हेड के तहत क्लेम की है, मसलन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा है। तो उस सूरत में अगर वो आपको कोई नोटिस भेजे, कोई भी आपकी असेसमेंट अमेंड करे, तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं। कुछ मज़ीद अपीलेबल आर्डर्स हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड पे पढ़े उस तरह के कुछ और अपीलेबल आर्डर्स हैं, जैसे कि एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग और ट्रीटिंग ए पर्सन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन। किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी डिक्लेयर करने के मतलब का जो ऑर्डर है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का, वो कोर्ट में चैलेंज आप कर सकते हैं। नंबर 2, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक आइदर इन फुल और इन पार्ट। कोई भी ऑर्डर जिसमें लिखा हो कि आपकी ये मिस्टेक हम रेक्टिफाई कर रहे हैं और आप एक एप्लीकेशन देते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, लेकिन कमिश्नर रिफ्यूज़ करता है कि हम ये रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे। नंबर 3, एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग ए रिफंड और अदरवाइज इंक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी। नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू ऑन शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनकम। नंबर 5, an order refusing or curtailing the amount of refund of tax paid in excess. Number 6, an order imposing the default surcharge. Default surcharge से मुराद वो जुर्माना है जो लेट पेमेंट के लिए आपको पे करना पड़ता है। Number 7, an order imposing penalty for failure to furnish a return or a statement. Number 2, non-payment of tax. Number 3, concealment of income. Number 4, failure to maintain records. Number 5, non-compliance with notice. And number 6, मेकिंग फेक और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। तो इन सारी बातों के लिए जितनी भी हमने स्लाइड्स में डिस्कस की, ये सारी अपीलेबल ऑर्डर्स के ज़ुमरे में आती हैं। और अगर आपके साथ ये केस हो रहा है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो यहाँ अपीलेबल ऑर्डर्स में लिखी गई हैं, तो इनके अगेंस्ट आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आपके पास राइट टू अपील मौजूद है। अब हम ये अपील प्रोसीजर्स पढ़ते हैं कि ये जो हम बात कर रहे थे कि आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या होगा और कौन सी कोर्ट होगी जिसमें हम अपील करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहली जो अपील है नंबर 1 पे, यू कैन मेक एन अपील टू द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। आपको याद है जब हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मतलब टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने अथॉरिटीज़ पढ़ी थी कि FBR में कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं, जिसमें चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के बाद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है और देन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स है। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और ये अपील होगी सेक्शन 127, 128 एंड 129 के तहत। अपील टाइम ये है 30 डेज़। इसका मतलब ये है कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जब आपको नोटिस भिजवाए या वो सारी बातें जो हमने अपीलेबल ऑर्डर्स के तहत पढ़ी उनमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मौसूल हो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने ये अपील फ़ाइल करनी है, जबकि ये लिखा हुआ है कि विद एक्सटेंशन 30 डेज़, 30 दिनों की मज़ीद एक्सटेंशन आपको इसमें मिल सकती है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये अपील फ़ाइल करने के लिए? नंबर 1, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की ऑर्डर की कापी लगाएं जिसकी अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं। नंबर 3, फ़ीस पे करें और उसका चलान साथ लगाएं। नंबर 4, ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील का मतलब है कि जिन बातों की बेस पे, जिन रीजंस की बेस पे आप अपील कर रहे हैं वो सारी ग्राउंड्स ऑफ अपील और अपने सारे पॉइंट्स अपील में लिखें। एंड नंबर 5, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आप खुद केस को परस्यू नहीं कर रहे, आपने कोई वकील रखा है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी साथ लगाएं, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करें तो आपका केस फाइल हो जाएगा। और इस केस का डिसीजन टाइम जो लॉ ने स्पेसिफाई किया है वो 120 डेज़ है। विद इन 120 डेज़ इसका डिसीजन आ जाएगा, विद एक्सटेंशन 60 डेज़, और 60 डेज़ मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम 180 डेज़ में आपका डिसीजन आ जाएगा। जबकि लिए अपील फ़ीस जो है इसमें वो है ₹1000 फॉर कंपनीज़ एंड ₹200 फॉर इंडिविजुअल्स। तो ये फ़र्स्ट फोरम ऑफ अपील है जो आप अपील कर सकते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। अब अगर इस कोर्ट का डिसीजन आ जाए, यानी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फ़ैसला दे दे और आप उससे मुतमिन ना हो या वो फ़ैसला आपके अगेंस्ट हो, तो एक सेकंड फोरम ऑफ अपील आपको अवेलेबल है। वो सेकंड फोरम ऑफ अपील जो है उसके पास अपील कर सकते हैं, और वो सेकंड फोरम ऑफ अपील है एपेलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। एपेलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ये इनकम टैक्स 2001 के तहत बनाई गई अदालतें हैं जिनका मकसद इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेशन के जो मैटर्स हैं उनके हवाले से फ़ैसला करना है।
और यहाँ पे आप अपील फाइल करेंगे अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। जो सेक्शन यहाँ पे डील करता है वो है 131 एंड 132। अपील टाइम है 60 डेज़, यानी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जब आपको फर्स्ट ऑर्डर देता है तो दैन आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास जाते हैं, और जब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स फैसला कर ले तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपने ये अपील फाइल करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसके लिए वो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, कॉपी ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑर्डर, फीस चालान, ग्राउंड्स ऑफ अपील, पावर ऑफ अटॉर्नी, और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील ने जो डिसीजन किया हो उसकी भी कॉपी साथ लगाएं। तो आपकी अपील फाइल हो जाएगी। डिसीजन टाइम इस सूरत में होता है 6 मंथ्स। अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने केस डिस्पोज ऑफ करना होता है विद इन 6 मंथ्स, और अपील फीस होती है ₹2000 फॉर इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड पार्टनरशिप्स। अब ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है यही टैक्स वालों की मेन अदालत है, यहीं पे आपका सारा केस सुना जाएगा। आप या आपका वकील भी दलाइल देंगे, FBI का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी दलीलें देगा, और अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के जो मेंबर्स हैं, जो जजेस हैं, वो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। आपकी बुक में तफसीलन लिखा हुआ है अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के मतलब इसके मेंबर्स कौन हो सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और ये कैसे डिसीजन करते हैं। तो जब इनका डिसीजन आ जाए, जो कि इन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर करना होता है, अगर अगेन आप उस डिसीजन से मुतमिन नहीं हैं तो आपके पास 2 और फॉर्म्स ऑफ अपील भी अवेलेबल हैं। लेकिन याद रहे अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का जो किया गया फ़ैसला होता है वो पॉइंट ऑफ फैक्ट्स की बेस पे आप आगे चैलेंज नहीं कर सकते, यानी इनका जो किया गया फ़ैसला होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ को चैलेंज करने के लिए कि अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ने लॉ की सही तशरीह नहीं की या लॉ का सही पॉइंट अप्लाई नहीं किया, तो हम लॉ के उस पॉइंट की सही एप्लीकेशन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। तो जो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ अपील है इट इज़ बेसिकली रेफरेंस टू हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं जो भी आपके सूबे की हो। तो अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू सेक्शन 133 से डील करता है। अपील टाइम है 90 डेज़, यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का फ़ैसला आने के 90 डेज़ के अंदर आपने हाई कोर्ट के पास रेफरेंस दायर करना होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का ऑर्डर की कॉपी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का अपील्स का जो डिसीजन है वो, एंड ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स या डिसीजन है, इन तीनों की कापियाँ आपको चाहिए होंगी। फ़ीस का चलान, ग्राउंड्स ऑफ अपील, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल करने के लिए, और ₹100 इसकी फ़ीस है। अब अगर हाई कोर्ट भी डिसीजन दे दे और आप इससे भी मुतमिन ना हो, देन यू कैन गो टू द फोर्थ फोरम एंड द लास्ट फोरम ऑफ अपील विच इज़ द रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 185 सबसेक्शन 3 इस आपको एम्पावर करता है कि आप ये अपील फ़ाइल करें, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, हाई कोर्ट के डिसीजन की कॉपी है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स की कॉपी, फ़ीस आपको पे करनी होगी, ग्राउंड्स ऑफ अपील आपको साथ लगाने होंगे। तो ये सारा अपील का प्रोसीजर है। याद रहे ये तो है कोर्ट्स का मैकेनिज़्म। आपकी बुक में डिस्कस किया गया है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म कि आप कोर्ट से बाहर भी टैक्स मैटर्स के मामलात को सेटल कर सकते हैं। उसके हवाले से भी FBI ने तरीक़ाकार बताया है, वो आप अपनी बुक में तफसील से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली FBI और आपके झगड़े सेटल करने के 2 मैकेनिज़्म हैं। एक तो है ये कोर्ट्स का मैकेनिज़्म जिसको हमने तफसील से पढ़ लिया, दूसरा मैकेनिज़्म आपकी बुक में लिखा है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म, तो उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने मामले का जल्दी बेहतर फ़ैसला कराने के लिए। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, तो हमारे जो यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के मतलब, यानी कौन से ऐसे जराइम हैं और उनकी पेनल्टी क्या हो सकती है, फाइनेंशियल पनिशमेंट क्या हो सकती है। तो कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तफसीलन आपकी बुक में लिखे हुए हैं डिफरेंट ऑफेंसेस हैं और उनकी क्या पेनल्टी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट ऑफेंस है, वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 114 विद इन द ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते तो क्या पेनल्टी आपको हो सकती है। पेनल्टी है ए मिनिमम पेनल्टी ऑफ ₹20,000 एंड ए मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 50% ऑफ द टैक्स पेएबल। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 114 विद इन द ड्यू डेट। तो कम अज़ कम पेनल्टी जो आपको होगी वो 20,000 होगी और मैक्सिमम हो सकती है 50% ऑफ द टैक्स पेएबल। तो ये अगर आप ऑफेंस है आपका, अगर आप टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो ये पेनल्टी आपको हो सकती है। 1A में लिखा हुआ है, सेक्शन 1A में, वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश ए स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 115, 165 और 165A विद इन द ड्यू डेट। तो उस सूरत में पेनल्टी क्या होगी, सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ ₹2500 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू ए मिनिमम पेनल्टी ऑफ 50,000। कम अज़ कम पेनल्टी 50,000 होगी
और 50,000 से ऊपर हर दिन जो आपका डिफ़ॉल्ट का होगा, यानी जब आप ये स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करेंगे तो 2500 रुपया एक दिन का जुर्माना होगा। सेक्शन 1AA में बात की गई है वेयर एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराते या वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जमा नहीं कराते तो उस सूरत में क्या फ़ाइन है? सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ ₹100 फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। 100 रुपया ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट के लिए आप पेनल्टी पे करेंगे। सेक्शन 2 में बात की गई है एनी पर्सन हु फेल्स टू इशू कैश मेमो और इनवॉइस और रिसीव्ड व्हेन रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस और द रूल्स मेड देयर अंडर। यानी कोई भी पर्सन, आप कारोबार कर रहे हैं और आप कैश मेमो इशू नहीं करते या रसीद जारी नहीं करते किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जिसके मतलब कहा गया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आपने जारी करनी है, सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ ₹5,000 और 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। तो वो जो पर्सन है वो कम अज़ कम जुर्माना देगा 5,000 या 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। नंबर 3 है एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस बट फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी वो पर्सन जिसने FBR से कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई और लॉ के तहत रिक्वायर्ड है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, तो उस सूरत में सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ ₹5,000। आप 5,000 रुपये जुर्माना देंगे। नंबर 4 एनी पर्सन हु फेल्स टू नोटिफाई द चेंजेस ऑफ मटेरियल नेचर इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर पर्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपने चेंजेस करवाई हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपने बिजनेस का नाम चेंज किया है, एड्रेस चेंज किया है, तो उस सूरत में अगर आपने FBR को नहीं बताया देन क्या पेनल्टी हो सकती है? सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ ₹5,000। तो इसी तरह और बहुत सारी पेनल्टीज़ आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। इनको आप अच्छी तरह पढ़ें, समझें और देखें कि टैक्स के मुख्तलिफ जो प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की, उन पे अमल दरामद ना करने की सूरत में क्या फाइनेंशियल पनिशमेंट आपको हो सकती है। ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसी लॉ की वायलेशन है जिस पे आपको बाकायदा प्रोसिक्यूट किया जाएगा और आपका वो एक्ट क्रिमिनल एक्ट समझा जाएगा और उसके बदले में आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ये कौन से हैं? नंबर 1 प्रोसिक्यूशन फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, सेक्शन 192A, वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस एनी पर्सन हैज़ either in the said proceeding or in any earlier proceeding concealed income or furnished inaccurate particulars of such income and revenue impact of such concealment or furnishing of inaccurate particulars of such income is ₹500,000 or more shall commit an offence punishable on conviction with imprisonment up to 2 years or with fine or both। तो बात ये की जा रही है कि अगर आप अपनी इनकम छुपाते हैं, कोई भी FBR ने आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू की हैं और आप अपनी इनकम के सही पर्टिकुलर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा छुपा रहे हैं, जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है इसका वो ₹500,000 और मोर का है, तो आपको इसके बदले में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 ईयर्स की और फाइन हो सकता है या दोनों पेनल्टीज आपको दी जा सकती हैं। प्रोसिक्यूशन फॉर फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड, सेक्शन 193 इसके मतलब डील करता है ए पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन रिकॉर्ड रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल ऑन कन्विक्शन। तो ऐसा पर्सन जो रिकॉर्ड मेंटेन ना करे, उस सूरत में उसे एक ऑफेंस समझा जाएगा और उसकी कन्विक्शन होगी बाकायदा विद ए वेयर द फेलियर वाज डेलिब्रेट, ए फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स और बोथ। अगर आपने जानबूझ के ये रिकॉर्ड नहीं रखा तो उस सूरत में आपको 50,000 का फ़ाइन हो सकता है या जेल की सज़ा हो सकती है मैक्सिमम 2 साल के लिए, या दोनों ये सज़ाएँ हो सकती हैं। एंड बी इन एनी अदर केस ए फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 और किसी सूरत में 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। कुछ मज़ीद देखते हैं ऑफेंसेस एंड देयर प्रोसिक्यूशन। जैसे कि एक ऑफेंस है प्रोसिक्यूशन फॉर इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट, सेक्शन 194, ए पर्सन हु नोइंगली और रेकलेसली यूजेज ए फॉल्स टैक्स नंबर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट ऑफ अनदर पर्सन ऑन ए रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब्ड और यूज्ड for the purpose of this ordinance shall commit an offence punishable with a fine not exceeding ₹50,000 or imprisonment for a term not exceeding 2 years or both। तो अगर आप किसी और पर्सन का NTN नंबर यूज़ करते हैं और अपनी रिटर्न पे लिखते हैं या किसी भी तरीके से FBR से कम्युनिकेट करते हुए डिसीव करते हैं, तो उस सूरत में जो आपको फ़ाइन होगा वो होगा कम से कम ₹50,000 और आपको कम से कम 2 साल जेल की सज़ा हो सकती है। Prosecution for obstructing an income tax authority, section 196, a person who obstructs an income tax authority in discharge of functions under this ordinance shall commit an offence
punishable on conviction with a fine or imprisonment for a term not exceeding 1 year or both। तो अगर आप एक इनकम टैक्स अथॉरिटी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या रोकते हैं तो उस सूरत में जो फ़ाइन हो सकता है वो हमें जो यहाँ पे अमाउंट्स बताई गई हैं वो मैक्सिमम आपको जेल की सज़ा 1 साल की हो सकती है और साथ आपको कुछ अमाउंट ऑफ फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा या दोनों सज़ाएँ भी आपको हो सकती हैं। ट्रायल बाय स्पेशल जज। तो इससे पिछली स्लाइड्स में हम जो कुछ ऑफेंसेस पढ़े उनकी प्रोसिक्यूशंस पढ़ी, आपकी बुक में मज़ीद भी ये लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह पढ़ें और इनकी स्पेशल कंडीशंस और इनका इम्प्रिजनमेंट का पीरियड या फ़ाइन का जो अमाउंट है वो अच्छी तरह याद कर लें। इस स्लाइड में बात की गई है ट्रायल बाय स्पेशल जज की, सेक्शन 203 से डील करता है। तो जितने भी ये क्रिमिनल मैटर्स हैं यानी जिसमें प्रोसिक्यूशन करनी पड़ेगी, जिसमें FBI को ये केस साबित करना पड़ेगा कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस किया और आप इसे जेल की सज़ा दें, तो इस काम के लिए स्पेशल जज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करेगी। और इस हवाले से जो सेक्शन 203 में गाइडेंस दी गई है वो ये है, द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट एज मैनी स्पेशल जजेस एज इट मे कंसिडर नेसेसरी एंड वेयर इट अपॉइंट्स मोर देन वन स्पेशल जज इट शैल स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन द टेरिटोरियल लिमिट्स विद इन विच ईच ऑफ देम शैल एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन। तो जो स्पेशल जज होगा सेक्शन 203 के तहत वो ये है कि इनकम टैक्स के केसेस जो क्रिमिनल नेचर के बन जाते हैं उनके ट्रायल के लिए वो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितने जज चाहे अपॉइंट कर सकती है और हर एक जज की एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगी, एक ख़ास इलाका होगा, वो एक डिवीज़न हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है या प्रोविंस हो सकता है, उसके हवाले से वो एक स्पेशल जज होगा और वो अपनी जुरिसडिक्शन में पावर्स एक्सरसाइज करेगा। स्पेशल जज शैल बी ए पर्सन हु इज़ or has been a sessions judge and shall on appointment have the jurisdiction to try exclusively an offence punishable under this part other than an offence referred to in section 198। तो इस स्पेशल जज को जो अपॉइंट किया जाएगा वो कम अज़ कम एक सेशन जज होगा जिसको अपॉइंट किया जा सके और इसकी अपॉइंटमेंट की जो जुरिसडिक्शन है उसे इस लॉ के यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के इस पार्ट के तहत उसके पास पावर्स होगी, वो इन सारे ऑफेंसेस की प्रोसिक्यूशन सुन सकता है। अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ ए स्पेशल जज, सेक्शन 203A हमें बताता है कि अगर एक स्पेशल जज ने एक ऑर्डर पास किया, एक जजमेंट दी, तो उसके अगेंस्ट के आप अपील कर सकते हैं। एन अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ ए स्पेशल जज शैल लाई टू द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ऑफ ए प्रोविंस विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर एंड इट शैल बी हेard एज एन अपील अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 बाय सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो बात ये की जा रही है कि जो स्पेशल जज है जो अपॉइंट किया जाता है इनकम टैक्स के क्रिमिनल केसेस के साथ डील करने के लिए, अगर उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील करना चाहें तो आप अपने मुतलका जो सूबे की हाई कोर्ट है वहाँ पे 30 दिनों के अंदर अंदर अपील फ़ाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट का जो सिंगल जज है वो इस अपील को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत सुनेगा और इसके मुताबिक डिसीजन देगा। तो ये हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ। इस यूनिट में हमने पढ़ा रिकवरी ऑफ टैक्स के मतलब, अपील फाइलिंग के मतलब और ऑफेंसेस, पेनल्टीज़ एंड देयर प्रोसिक्यूशंस के मतलब। तो इसको आप अपनी बुक में तफसील से पढ़ें। मोस्टली ये थ्योरेटिकल मटेरियल है, तो इसमें जब आप रीडिंग कर रहे हों बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं जो सेक्शंस की सूरत में लिखे हुए हैं, सब सेक्शंस की सूरत में लिखे हुए हैं, उनको अच्छी तरह ज़ेहनशीन करें और पेपर में आपको सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज मटेरियल रिप्रोड्यूस करना होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट सेक्शन में और हमारे नेक्स्ट यूनिट में सेल्स टैक्स के मुतल्लिक़ बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।